गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हम लोग यह डिस्कस कर चुके कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, जिसे विद्युत बल कहते हैं, उसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। दो केस भी हम लोग तैयार कर चुके थे। पहले केस में आवेशों के बीच के माध्यम को हवा अथवा निर्वात मान लिए थे और राशियों को मापने के लिए SI मात्रक का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वैसे कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ दिखेगा F बराबर 9 गुने 10⁻9 मॉड Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। फ्रेंड्स, F बराबर 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही आपको दिखेगा 9 × 10⁹ मॉड Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला को ठीक से याद कर लीजिए। हालांकि सिंपल है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे आवेशों के बीच का माध्यम हवा अथवा निर्वात हो और अपने राशियों को मापने के लिए SI मात्रक का इस्तेमाल कर रहे हो, तब कूलम्ब्स लॉ में इस्तेमाल करेंगे F बराबर 9 गुने 10⁻9 मॉड Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। केस 2 था कि अगर हमारे आवेशों के बीच का माध्यम हवा और निर्वात ही रहे, लेकिन राशियों को मापने के लिए CGS मात्रक का इस्तेमाल करें, मतलब फोर्स को डाइन में मापें, चार्ज को स्टैट कूलम्ब में मापें, दूरी को सेंटीमीटर मापें, तब जो 1/4πε0 का वैल्यू होगा वह 1 हो जाएगा और तब फॉर्मूला दिखेगा F बराबर मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये है आपके K का वैल्यू, 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पर नहीं कुछ है, मतलब 1 है। ये 1 आपके K का वैल्यू है, जिसे आप कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू है। जब आप CGS सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे आवेशों को, उनके बीच के डिस्टेंस को और फोर्स को मापने के लिए, तब वैल्यू हो जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम्ब स्क्वायर। ये हमारा टोटल 2 केस था, जिसका हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो 2 केस और बनता है फ्रेंड्स, उसे डिस्कस कर लेंगे तो कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और आज का क्लास हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म के समाप्त होने पर ही फिनिश करेंगे। कल जब हम आएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और तब जाएंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो आज क्या करना है, तो आज हमें अपने आवेशों के बीच जो हवा माध्यम लिया गया था या मैंने निर्वात मान लिया था, उसे हटा देना है और वहां पर कोई माध्यम मान लेना है। कौन सा माध्यम? उन आवेशों के बीच आप पानी मान लीजिए, उन आवेशों के बीच आप माइका रख दीजिए, उन आवेशों के बीच आप कागज रख दीजिए, रबर रख दीजिए, और तब उनके बीच आवेशों के कारण बल का मान क्या होगा वो कैलकुलेट कीजिए। मतलब ये हुआ कि केस 1 और केस 2 में हम माध्यम हवा रखे थे या निर्वात मान लिए थे। अब हम माध्यम हवा नहीं रखेंगे, निर्वात नहीं मानेंगे, अन्य माध्यम में जब बात करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा आवेशों के बीच लगने वाले बल पे, क्योंकि आपको बतलाया गया है कि ये जो 1/4πε0 है, मतलब ये जो K है, K के जगह पर ही इसको लिखा गया है, वह 2 बातों पर निर्भर करती है। एक आवेशों के बीच के माध्यम पे और दूसरा मात्रकों के पद्धति पे। तो दोनों में से कोई भी एक बदलेगा तो आपका K मतलब 1/4πε0 बदल जाएगा। तो आज देखते हैं कि यह कैसा दिखता है। तो आज भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, अदिश रूप में कूलम्ब का नियम। केस 3, माध्यम हवा अथवा निर्वात को छोड़कर, हवा नहीं है, निर्वात नहीं है, इसके अलावा क्या है? आवेशों के बीच मैंने कार्बन डाइसल्फाइड रख दिया है, हमने अपने आवेशों को अल्कोहल में डुबो दिया है, कैसा भी मीडियम वहां पे काम कर रहा हो,
उस मीडियम में बल कितना काम करेगा हमें वो लिखना है। तो पहले फॉर्मूला लिखना सीखिए और आज ही के लेक्चर में उसके कुछ पैरामीटर्स का डिटेल्स डिस्कशन भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो अब आपका F बराबर जो मेन फॉर्मूला था K मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पहले K को क्या लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि K आपका दो बातों पर निर्भर करती है। आपने अपने आवेशों को कहाँ रखा है, ये देखिए आपका एक आवेश है आपका A पॉइंट पे Q1 और एक आवेश है आपका B पॉइंट पे Q2 और दोनों के बीच की दूरी है R। इस वक्त A और B के बीच एक माध्यम काम कर रहा है। कौन सा माध्यम, इस बात की चर्चा करना थ्योरी में जरूरी नहीं है, लेकिन बात ये बिल्कुल कंफर्म रहना चाहिए कि इस वक्त हवा या निर्वात नहीं काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो बल काम करेगा वह कितना काम करेगा, पहले से तो बदल ही चुका है क्योंकि आप ये बिल्कुल समझ चुके हैं कि हमारा K माध्यम पर निर्भर कर रहा है। हालांकि मात्रक अभी मेरा SI ही है, मतलब आवेश को कूलम्ब में, दूरी को मीटर में और बल को न्यूटन में ही मेजर करेंगे। मतलब जो K की वैल्यू होगा वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर में ही होगा। बट कितना हो जाएगा, जब निर्वात था, निर्वात मतलब कुछ भी नहीं, तो उस समय हम इस सिंबल का यूज करते थे, इसको पढ़ते थे एप्सिलॉन नॉट। अब आप केवल इसको हटा दीजिए, अब इसको पढ़िएगा एप्सिलॉन। पहले क्या लिखा हुआ था एप्सिलॉन नॉट। नॉट को आप ऐसे समझिए, नॉट मतलब नहीं, मतलब कोई माध्यम नहीं है। और जब आवेशों के बीच कोई माध्यम नहीं था, हवा को हम लोग रियल लाइफ में भले ही एक माध्यम कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हवा भी निर्वात के श्रेणी में ही आता है, मतलब वह कोई माध्यम नहीं है। तो जब ये सिंबल लगा हुआ रहे तो इस सिंबल को जीरो पढ़ा जाता है, O पढ़ा जाता है और नॉट पढ़ा जाता है। आप एप्सिलॉन O पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट पढ़िए और नॉट को जनरल तरीके से आप याद रखने के लिए ऐसा समझिए कि कुछ नहीं है, मतलब कोई माध्यम नहीं था, लेकिन अब माध्यम है तो ये नॉट नहीं होगा, ऐसा दिखेगा। अब तो हम यहां पर लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। K बदल गया, माध्यम बदला तो बदलेगा ही, मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। जब आवेशों के बीच कोई माध्यम काम कर रहा होगा, मात्रक SI ही होगा। फ्रेंड्स, अभी आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, अभी लिख देते हैं यहां पे जो टर्म आया है इसको पढ़िएगा एप्सिलॉन। ये है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। किसी माध्यम का वैद्युतशीलता। आज चर्चा करेंगे ये वैद्युतशीलता निर्वात का हो या किसी माध्यम का हो, इसका मतलब क्या है। और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को तो आप पहले भी देख चुके हैं, एप्सिलॉन आर आपने नया है। एप्सिलॉन आर को लिखा जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब यह भी एक प्रकार का परमिटिविटी ही है। अभी जब परमिटिविटी की चर्चा शुरू करेंगे तो एक ही साथ तीनों परमिटिविटी डिफाइन हो जाएगा। इसको कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ओके फ्रेंड्स, इसे
के से भी सूचित करते हैं। अब एक के और आ रहा है, ये जो के था अब इस टाइम से ये गायब हो जाएगा, चला जाएगा, इसका रोल समाप्त हुआ। अब एक नया के आ रहा है और आज के बाद जब के कूलम्ब्स लॉ के साथ बोले तो समझिए अब जो के हम लाने वाले हैं उसी के की चर्चा करते हैं, उसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कहते हैं। एप्सिलॉन आर को के से भी सूचित कर सकते हैं और जब के से सूचित करेंगे तब इसका एक नाम आ जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हिंदी होता है परावैद्युत नियतांक। लिख देंगे आगे, तो यहां पर हम लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 मॉड बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के ऊपर क्या लिख सकते हैं के, क्या पढ़िएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ बचा क्या Q1 Q2 के आर स्क्वायर। फ्रेंड्स इसे आप देख लीजिए, केस 3 मेरा कंप्लीट हुआ। हम यहां पर लिख देते हैं के, जिसको आपने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा है उसे परावैद्युतांक भी आप कह सकते हैं। हम अभी इसकी डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, अभी केवल केस कंप्लीट करने के लिए हम जितना बतला रहे हैं काम चलाइए। तो अगर माध्यम हवा या निर्वात हो और SI मात्रकों का इस्तेमाल किया जाए अपने राशियों को मापने के लिए, तो उस टाइम पे जो मेरा फॉर्मूला होगा F बराबर 9 गुने 10⁹ मॉड Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हम बतलाएंगे के का मान किस माध्यम के लिए क्या होता है। कुछ माध्यमों का के हमें मालूम है, उसे याद रखना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड केस। एक बार कुछ खास बात है जो आज के क्लास में दोबारा भी दिखेगा, फिर भी समझिए। तो अगर हम हवा माध्यम में निर्वात की बात करते और SI मात्रक की बात करते तो F क्या हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ ये के नहीं दिखता। अगर ये हवा या निर्वात नहीं है तब, और जब SI मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं तब हो जाएगा F बराबर 9 गुने 10⁹ मॉड Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर। इस के का फर्क है, केस 1 और केस 3 में केवल के का फर्क है। ये के कौन है? इसे एप्सिलॉन आर आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं। इस के को हम परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। समझते हैं थोड़ी देर में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होता है। हम केस 4 कंप्लीट करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 7वां इंड करना चाहते हैं। तो आइए केस 4। माध्यम हवा और निर्वात को छोड़कर पद्धति अगर फ्रेंड सीजीएस सिस्टम की बात करी जाए, वही माध्यम जो आपने ले रखा होगा केस 3 में, कोई भी, लेकिन आवेशों को, उनके बीच के दूरी को और इनके बीच लगने वाले बल को मापने के लिए अगर सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए तो आपके फोर्स का फॉर्मूला कैसा दिखेगा? के तो रहेगा ही। अब ये के बदल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन में। एप्सिलॉन पढ़ेंगे, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, किसी माध्यम का वैद्युतशीलता कहेंगे।
एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहेंगे। एप्सिलॉन आर को के से भी सूचित कर सकते हैं, के को तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कहेंगे। तो फिर फर्क क्या है, आगे देखिए। इस एप्सिलॉन को आपने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इस एप्सिलॉन आर को आप के भी लिख सकते हैं। अब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है, तो केस नंबर 2 याद कीजिए, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1। तब इस केस का जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर मॉड Q1 Q2 बाई के आर स्क्वायर। दिस फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आप ठीक से चारों केस को समझ गए हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं। इस चारों केस में घूम फिर करके हमें 2 पहलुओं पर ध्यान देना है कि किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप किस मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बल के लिए, आवेशों के लिए और आवेशों के बीच के दूरी के लिए। तो उस पर निर्भर करता है कि आपका जो वैल्यू है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वो क्या हो जाएगा। और दूसरा, आवेश को किस माध्यम में रखा है आपने, हवा में रखा है या किसी अन्य माध्यम में रखा है। हवा में रखेंगे तो यहाँ पे के नहीं दिखेगा, और किसी माध्यम में है तो के दिखेगा। तो यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ पे कभी 1 दिखेगा, कभी 9 × 10⁻⁹ दिखेगा। ये मात्रकों के चुनाव पर निर्भर करता है। और यहाँ पे कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। यह माध्यम पे निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, हम कहते हैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपने रफ कॉपी में 2-4 बार लिख करके और रिकॉल कर लीजिए। और मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर इन चीज़ों को फील कर चुके हैं। अब हमें वैद्युतशीलता की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म का 7 पॉइंट था, सब कंप्लीट हुआ। अब आइए इसके हम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर का डिस्कशन कर दें, परावैद्युतता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ी देर में सब कुछ हो जाएगा, आप देखते रहिए। और फ्रेंड्स, बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं हर क्लास में। वीडियो को एकदम आप 1-1 सेकंड समझिए, देखिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए। देखिए आप कितना अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं। टॉपिक का नाम लिखते हैं, परमिटिविटी इसका हिंदी वैद्युतशीलता। सुनिए फ्रेंड्स, अभी यहां पे एयर मीडियम है। मुझे कहिए कि सर, आपके पास जितनी ऊर्जा है, जितनी ताकत है, उतने ऊर्जा और ताकत के साथ आप यहाँ पे चल के दिखलाइए हमको। तो हम आपको यहाँ पे चल के दिखलाएंगे। फिर कहेगा रुकिए, और यहाँ पर पानी भर दीजिएगा, यहाँ तक पानी भर दीजिएगा मेरे सीने तक, और कहेगा फिर उतनी ही ऊर्जा और ताकत के साथ चल के दिखलाइए। आप ही सोच के बताइए फ्रेंड्स कि अगर उतनी ही ताकत के साथ इस माध्यम में चलेंगे जिस माध्यम को आपने पानी कहा है, तो क्या मेरी वही चाल होगी कि बदल जाएगी? आप सोच लिए होंगे हमारी चाल बदल जाएगी। तो क्या हमारे चाल के बदलने में मेरी कोई भूमिका है, मेरी कोई मर्जी है, मैंने कुछ किया है? नहीं। यानी ये मेरा स्वभाव नहीं है,
ये मेरी वजह से मेरा जो स्पीड है वो नहीं बदला है। ये किसके वजह से बदला है? माध्यम के वजह से बदला है, उस पानी की वजह से बदला है। और क्या हुआ होगा? पहले से मेरा चाल, मेरी स्पीड घट गई होगी कि बढ़ गई होगी? तो श्योरली आप समझ गए होंगे, घट गई होगी। तो माध्यम का वह गुण, ये माध्यम का गुण है, ये पानी का गुण है। यहां पर जो माध्यम आपने रखा है ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है। तो किसी माध्यम का वह गुण जो हमारा विरोध करता है, जो हमारे गति का विरोध कर रहा था, उसके वजह से हमारी जो स्पीड थी वो घट गई। उसी तरीके से हमारा वैद्युतशीलता, परमिटिविटी माध्यम का गुण है। आवेशों को जिस माध्यम में रखिएगा वो माध्यम आवेशों के बीच लगने वाले बल को चेंज कर देता है, बल पर एक प्रभाव पड़ता है माध्यम के स्वभाव के वजह से। तो किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान बदल जाता है, जो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करता है, माध्यम के उसी गुण को वैद्युतशीलता, परमिटिविटी कहते हैं। जरा एक बार और समझिए फ्रेंड्स, यहां पर आवेश Q1 है और यहां पे आवेश Q2 है, बीच की दूरी R है, तब इसके बीच जो फोर्स काम कर रहा था वो F काम कर रहा था। तो इसको कहाँ रखा था मैंने? इसको हवा में रखा था। या कहाँ रखा था इसको मैंने? निर्वात में रखा था। एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ। अब क्या हुआ कि इसी को दूसरे माध्यम में जाके रख दिए हम। देखिए ये है आपका वही आवेश, आवेश को नहीं बदला मैंने, वही दूरी को नहीं बदला मैंने, लेकिन हमने माध्यम बदल दिया। अब यहां पर एक माध्यम है, हवा या निर्वात को छोड़कर। तो इस माध्यम को छोड़कर जो भी होगा, तब जो इनके बीच फोर्स देखा गया उसको F डैश कह लीजिए, यानी फोर्स का मान बदला हुआ देखा गया। तो मुझे प्रयोग से पता चला कि अब इनके बीच जो माध्यम काम कर रहा है, जो अपनी आंखों से दिखलाई नहीं देता, वो माध्यम इनके बीच लगने वाले बल का विरोध करता है। ये माध्यम इनके बीच लगने वाले फोर्स का विरोध करता है। वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करता है, हम उसी गुण को, माध्यम के उसी प्रॉपर्टी को परमिटिविटी कहते हैं। यहां पर बात करी जाए, हवा में जो बल काम कर रहा था उसको F मान लीजिए, और किसी मीडियम में जो बल काम कर रहा था उसको आप Fm मान लीजिए। Fm फोर्स इन अ मीडियम। तो फोर्स एयर में ज्यादा काम कर रहा था और किसी मीडियम में कम काम कर रहा है, यानी फोर्स का मान हवा से जब किसी अन्य माध्यम में ले जाएंगे तो घट जाएगा। तो ये घटाया कौन? माध्यम का एक गुण। क्या कहेंगे उस गुण को? वैद्युतशीलता कहेंगे, परमिटिविटी कहेंगे। इज इट क्लियर? समझे मेरी बात? नोट करते हैं। किसी माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करती है, वैद्युतशीलता कहलाती है। फ्रेंड्स, किसी माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करती है, वैद्युतशीलता कहलाती है। वैद्युतशीलता को
एप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यहां पर ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। इसको हम एप्सिलॉन पढ़ रहे हैं और वैद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है। वैद्युतशीलता के न्यूनतम मान को निर्वात का वैद्युतशीलता कहा जाता है। वैद्युतशीलता का जो सबसे छोटा मान है, जिससे छोटा मुमकिन नहीं है, उस मान को हम निर्वात का वैद्युतशीलता कहते हैं, हवा का वैद्युतशीलता कह सकते हैं। यानी हवा में जब आवेशों को रखिएगा तो देखा गया कि वहां आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करने वाला स्वभाव बहुत कमजोर है। वहां जो आवेशों के बीच बल काम करता है उसका नहीं के बराबर विरोध होता है। तब हम निर्वात की बात कर रहे होते हैं, हवा माध्यम की बात कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ का जो परमिटिविटी है, वैद्युतशीलता है, वो बहुत कम है। उसको हम तब एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित करते हैं। इसका मान कितना होता है, इसकी बीमा क्या है, इसकी एसआई मात्रा क्या है, वो निकालेंगे हम। तो किसी माध्यम के वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं और एप्सिलॉन के न्यूनतम मान को यानी हवा अथवा निर्वात के वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित करते हैं। तो आइए थोड़ा हम चौथे पॉइंट में एप्सिलॉन नॉट के बीमा, एसआई मात्रक और वैल्यू की बात करें, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इधर से ये हटा देते हैं। पॉइंट नंबर 4, निर्वात में वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसका मान होगा कितना? तो जरा कूलम्ब्स लॉ से बात करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या था? F बराबर K मॉड Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखिए एक के और आने लगा है, तो वह के जब भी आएगा तो नीचे आएगा। जब वह नीचे आए के तो उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़िएगा, जो अभी हम समझाएंगे। और अगर कहीं ऊपर में के दिखे तो वह कूलम्ब्स कांस्टेंट है, जिसको सुविधा से 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखा करते हैं। इसी को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी माध्यम के लिए नहीं, हवा अथवा निर्वात के लिए। तो देखिए, तो F के जगह पर F है, मॉड Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के जगह पर मॉड Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है, यानी K के जगह पर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस इसी से आप सारा काम कर सकते हैं। मतलब बीमा, एसआई मात्रक, वैल्यू सब ज्ञात कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 6,
के की बीमा 1/4 के की बीमा। अच्छा, के की बीमा याद कर लेते हैं। के की बीमा हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसको हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या था, हम यहीं से आपको बतला देते हैं कि FR² बटा Q1 Q2। F का मतलब MLT-2, R² का मतलब L2 और Q1 Q2 का मतलब I2 T2। सॉल्व करेंगे ML3T-4 I-2। यह के की बीमीय सूत्र आप कैलकुलेट कर चुके थे, तो यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। के की SI मात्रक, SI मात्रक क्या था? फोर्स के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब ये काम कर लिए तो आपको एप्सिलॉन नॉट का काम करने में अब परेशानी नहीं होगा, इसका काम करना है। तो के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिखिएगा? 1/4 इंटू के। अतः एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक से देखिए और याद रखिएगा। 1 का तो कोई बीमा होगा नहीं, नंबर है। 4 का कोई बीमा होगा नहीं, नंबर है। तो जो भी बीमा होगा के का होगा। के का हम अभी भी इसलिए लिख लिए ML3T-4 I-2। पलट दीजिएगा तो m पे पावर 1 है तो ऊपर जाएगा, m पे पावर -1। l पे पावर 3 है, ऊपर जाएगा, l पे पावर -3। t पे पावर -4 ऊपर जाएगा, +4 और +2। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो जाएगी m-1 l-3 T4 I2। तो बीमीय सूत्र निकाल चुके हैं। अब इसके SI मात्रक की बात करते हैं, इसके वैल्यू की बात करते हैं। इसी पॉइंट नंबर 6 में बात करनी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर जो लोग भी देख रहे होंगे, नोट्स के लिए आप मत घबराइएगा। इधर 2-4 दिन बहुत ज़रूरी कुछ काम था जिसमें हम पूरी तरीके से व्यस्त थे। केवल हम किसी तरह टाइम निकाल के आप तक वीडियो पहुंचा रहे थे। अब आपको आज से कल तक में टोटल नोट्स मिल जाएगा और हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में वीडियो लेक्चर से एक दिन पहले का नोट्स आपको मिल जाया करे, जैसा कि हम पहले भी सोच रखे हैं और वैसा ही होगा। इसलिए आप वीडियो को ठीक से बार बार देखिए, एक बार देख के संतुष्ट मत हो जाइए। ये सब आपके फिजिक्स का सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। न वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर देखिए और ना ही एक बार देख के संतुष्ट हो जाइए, बार बार देखिए, क्योंकि आपको इतना वीडियो लेक्चर्स हो जाएंगे कि आप पीछे के वीडियो लेक्चर को कभी भी रिवाइज चाह के भी नहीं कर पाइएगा। इसे आज जो करना है खूब मन से करना है, कई बार करना है। फ्रेंड्स, अभी आपको घर पर बैठ करके थोड़ा मोबाइल में अपना डेटा रखना है और उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। ये तो सौभाग्य की बात है कि आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल अब कुछ अच्छे कामों के लिए भी करने लगे हैं। नहीं तो मोबाइल रखने वाले स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट नहीं समझा जाता था, और ये बात अच्छा भी था, वाजिब भी था, क्योंकि तब वो पढ़ाई लिखाई का काम कम करता था और सोशल मीडिया लंद फंद देवानंद ज़्यादा करता था। लेकिन आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो हम समझ सकते हैं कि आप पढ़ाई का भी काम कर रहे होंगे। बस उस काम को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और सीरियस हो जाइए। तो आइए हम बात कर रहे हैं SI मात्रक की। क्या हो जाएगा? पलट दिए तो ये भी पलट दीजिए। ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिस पे माइनस उसे प्लस कीजिए, जिस पे प्लस है साइन माइनस कीजिए। प्लस वाले को पहले लिखा जाता है, पढ़ने में अच्छा लगे। कूलम स्क्वायर, अब ये आ जाएगा पर न्यूटन, ये आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर।
तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका फ्रेंड्स एक और भी मात्रक होता है, जो मात्रक अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आगे एक टॉपिक आएगा कैपेसिटेंस धारिता, वहां हम समझाएंगे। अभी आप याद रखिए, इसे हम लोग FM-1 भी पढ़ते हैं। मतलब क्या है कि आपने जो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, इसको लिख सकते हैं पर मीटर, और एक और पर मीटर लिख सकते हैं, -1 -2 हो जाएगा। इतना को बोला जाता है फैराड, इसको पढ़ते हैं पर मीटर, पढ़िएगा फैराड पर मीटर। क्या पढ़िएगा? फैराड पर मीटर। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर पढ़ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक हो गया। अब हम उसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 7, इसका मान क्या होगा? तो भैया यहां से लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू के। 4 पाई का मान 3.14 और के का मान 8.99 इंटू 10⁹। इसी को लिखते थे लगभग 9 गुणे 10⁻9। सॉल्व कीजिएगा, 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये है परमिटिविटी, वैद्युतशीलता की न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान जो निर्वात के लिए होता है, जो हवा के लिए होता है, 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे बहुत ठीक से याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, एप्सिलॉन नॉट का हमने बीमीय सूत्र बतला दिया, M-1 L-3 T4 I2। मैंने इसका SI मात्रक बतला दिया, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर। मैंने इसका वैल्यू बता दिया, 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं 8वां पॉइंट में, और हम फिर से एप्सिलॉन की चर्चा करते हैं। मतलब किसी माध्यम में वैद्युतशीलता की चर्चा करते हैं, उसको थोड़ा इसे रिलेट करना है। तो पहले तो हम 8वां पॉइंट में एक बात कर लें। फ्रेंड्स, क्या आप बतला सकते हैं कि एप्सिलॉन की बीमा और एसआई मात्रक क्या होगी? तो फ्रेंड्स सोचिए मत, एप्सिलॉन की बीमा और एसआई मात्रक वही होगी जो एप्सिलॉन नॉट की बीमा और एसआई मात्रक होती है। फर्क क्या है? बस एप्सिलॉन के छोटे मान को एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। एप्सिलॉन का जो सबसे न्यूनतम मान होगा उसी को एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो जो एप्सिलॉन है वही एप्सिलॉन नॉट है। अगर एप्सिलॉन नॉट को आपने कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मापा है, तो एप्सिलॉन को भी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मापा जाएगा, क्योंकि के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हवा अथवा निर्वात में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है किसी माध्यम में। तो जहां एप्सिलॉन है वहां आपको एप्सिलॉन नॉट था एप्सिलॉन दिखेगा, और जब एप्सिलॉन दिखेगा तो ये सारी बातें तो आपकी वैसे ही दिखेगी। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों की बीमीय सूत्र एक ही होती है, दोनों की एसआई मात्रक एक ही होती है, बस दोनों का मान अलग अलग होगा। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन का छोटा मान है, यानी एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट से बड़ा मान होगा। कितना बड़ा होगा वो तो माध्यम पे डिपेंड करता है कि माध्यम है कौन सा। तो हम कह सकते हैं
एप्सिलॉन की जो बीमीय सूत्र है वह एप्सिलॉन नॉट के बीमीय सूत्र के बराबर होगा। जब आप किसी राशि को बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं मतलब हम उसके बीमीय सूत्र की बात करते हैं, उसके मात्रकों की चर्चा करना चाहते हैं। और ऐसे लिख देने का मतलब कि आपके एप्सिलॉन का जो बीमीय सूत्र और एसआई मात्रक है वह एप्सिलॉन नॉट के बीमीय सूत्र और एसआई मात्रक के बराबर है। आप लिख दीजिए m-1 L-3T4I2। आप यहीं पे लिख दीजिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप यहीं पे लिख दीजिए फैराड पर मीटर। बस आप ये कह सकते हैं कि दोनों में फर्क यही है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का मतलब जो उसका सबसे छोटा मान है उससे एक बड़े मान की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा वो किसी माध्यम पे डिपेंड करता है, हर माध्यम के लिए एप्सिलॉन अलग अलग होएगा। तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इस बात को जानना हमारे फिजिक्स के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता कितनी है। हाँ, ये जानना बहुत आवश्यक है, ये जानना बड़ा फायदे की बात है कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात में वैद्युतशीलता की अपेक्षा कितना है। देखिए, अपेक्षा शब्द का यूज किया है मैंने, मीन्स उसके तुलना में हम बात करने जा रहे हैं। हमने क्या कहा कि इस माध्यम की वैद्युतशीलता कितनी है, ये जानने में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस बात को जानने में जरूर है कि इस माध्यम की वैद्युतशीलता हवा अथवा निर्वात की अपेक्षा कितना कम या ज्यादा है। ये क्यों? वजह है कि उससे मुझे डायरेक्टली फोर्स का पता चल जाएगा कि जब हवा में हमारा आवेश था तब उनके बीच बल कितना काम कर रहा था, और जब इस माध्यम में आया तो पहले की अपेक्षा बल कितना गुना घट या बढ़ गया। तो आप मुख्य रूप से बल का अध्ययन कर रहे हैं, मत भूलिए। आप कूलम्ब्स लॉ का अध्ययन कर रहे हैं। आप वैद्युतशीलता में ज्यादा मत उलझिए, आप इसका इस्तेमाल करके जल्दी से बल को समझ लेने का प्रयास कीजिए। तो मेरा जिम्मा यही है कि हम आपको समझाएं कि जब हमारा आवेश हवा या निर्वात में था तब बल इतना काम कर रहा था, और जब अन्य माध्यम में गया तो बल इतना गुना घट गया, इतना गुना बढ़ गया। तो हम इसके लिए यूज करेंगे एप्सिलॉन आर का, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। किसे? ये देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या है? इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। एप्सिलॉन का मतलब वैद्युतशीलता और आर का मतलब रिलेटिव आपेक्षिक वैद्युतशीलता। बस एक लाइन का परिभाषा है और सुन के आपको हमेशा याद रखना है कि एप्सिलॉन आर किसे कहा गया है। रिलेटिव का मतलब आपेक्षिक, यानी किसी के सापेक्ष बात करने जा रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। और हम कहते हैं तुलना अगर ठीक से कर लिया जाए तो वह चीज समझना आसान हो जाता है। इसलिए तुलनात्मक जो भी राशि मिले उस पर बहुत ठीक से ध्यान दीजिए। तो क्या है वो देखिए। आप देख के डिफाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी माध्यम में वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात में वैद्युतशीलता की अपेक्षा कितनी है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाती है।
अर्थात किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहा जाता है। एक बात तो ये समझ में आ गया। अब पहले हम इसका कुछ मान बतलाएं, इसके बारे में हम समझाना शुरू करें। इसकी बीमा और एसआई मात्रक हमें जल्दी से बतला दीजिए। इसकी और इसकी दोनों की बीमीय सूत्र और एसआई मात्रक बराबर होती है। इसका भी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, यानी इसकी कोई मात्रक नहीं होगी, इसकी कोई बीमीय सूत्र नहीं होगी। मतलब एप्सिलॉन आर बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। न इसकी बीमीय सूत्र होती है, न ही इसका कोई मात्रक होता है, सब केवल इसका एक मान होता है। जैसे इसका मान हो सकता है 4, इसका मान हो सकता है 1, तो 4/1 इसका मान हो जाएगा 4, इसका मान होगा 25, इसका मान होगा 2, तो हो जाएगा इसका मान 12.5। मतलब इसका कुछ ना कुछ मान होगा, और उसी मान को फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है आपके बल को समझने के लिए कि जब आप हवा माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाते हैं तो बल कितना गुना अचानक से घट जाता है या बढ़ जाता है। तो इसी मान की चर्चा हम करते हैं। आगे देखिए जरा, कहिएगा एप्सिलॉन आर की कोई इकाई तथा विमा नहीं होती है। एक बात, अब इसकी कोई इकाई और कोई विमा नहीं होती, इसकी कुछ वैल्यू होती है। उस वैल्यू पे पॉइंट नंबर 10 में चर्चा करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और तब उसको के से सूचित करेंगे, भी कहा जाता है। इसे और भी एक नाम दिया गया है। इसे रिलेटिव परमिटिविटी तो कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कहते ही हैं, इसे स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहा जाता है। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी SIC, इसको हिंदी में पढ़ते हैं विशिष्ट परावैद्युतता। तो रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी विशिष्ट परावैद्युतता भी कहा जाता है। अब इसका मान कितना होता है, तो इसी पॉइंट नंबर 10 में देखिए आप, हेयर के का लगभग मान 1 होता है हवा अथवा निर्वात के लिए।
निर्वात के लिए तो एक होता है, हवा के लिए लगभग एक होता है, दोनों को एक ही श्रेणी में रख देते हैं। के का मान 80 या कोई कोई बुक 81 भी यूज करती है, आप यूज कीजिएगा पानी के लिए। के का मान इन्फिनिटी इस्तेमाल कीजिएगा धातुओं के लिए। और भी के का मान होता है, लेकिन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, या तो क्वेश्चन पूछेगा या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो हम उस क्वेश्चन को देख के जो भी चीज फाइंड करना होगा कर पाएंगे। तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हिंदी में परावैद्युतांक कहेंगे। के का वैल्यू हमारा हवा या निर्वात के लिए 1 है, के की वैल्यू पानी के लिए 80 या 81 है, और धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करना चाहिए। तो भाई आप बता सकते हैं क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इकाई और बीमा क्या होगी? अरे भैया, रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, और रिलेटिव परमिटिविटी की कोई इकाई और बीमा नहीं होती है, मतलब कि आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कोई इकाई बीमा नहीं है। पॉइंट नंबर 11, रिलेटिव परमिटिविटी को अभी आपने परिभाषित किया, किसी माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। हालांकि रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अपनी एक परिभाषा है। क्या है परिभाषा, वो देखिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की परिभाषा। अच्छा, इसलिए दो सिचुएशन ले लीजिए। पहले जो आपका आवेश था वो हवा माध्यम में था या निर्वात में था किसी दूरी पर, तब बल क्या काम करेगा? F बराबर 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बटा R²। एक हो गया। फ्रेंड्स, एक और सिचुएशन लीजिए। आपका आवेश वही है, लेकिन अब आप बात कर रहे हो अन्य माध्यम में उसी दूरी पर, तब आपका बल बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? Fm फोर्स इन मीडियम 1/4πε0 इंटू के, चारों केस डिस्कस कर चुके हैं, मॉड Q1 Q2 बाई R²। इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, आपको के किसे कहते हैं इसका पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, अब बहुत कम टाइम के लिए इस लेक्चर में हम लोग हैं, अब ठीक से देखते रहिए। समीकरण 1 तथा 2 से 2/1 कीजिए, तो Fm भागा F बराबर 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई K²। इसको भाग दीजिए यहां वाले रिजल्ट से, 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बटा R²। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। फ्रेंड्स, बहुत ठीक से देखिए, यह Fm और यहाँ F, और ये K आपका नीचे आ जाएगा, दिस पलट दीजिए तो K मिल जाएगा, F बटा Fm हो जाएगा। बहुत ठीक से आपको देखने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स। हमने इसको बदल दिया तो 1/K हो गया K, तो ये बदल जाएगा Fm/F, F/Fm हो जाएगा। ये फोर्स कहाँ है? हवा या निर्वात में है। ये फोर्स कहाँ है? किसी माध्यम में है। दोनों का अनुपात क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहिएगा? निर्वात में
आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक कहा जाता है। और इसी में फ्रेंड्स आप एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट भी कर सकते हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले इसको हम डिफाइन कर देना चाहते हैं। अर्थात निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कहा जाता है, जिसको किससे सूचित करते हैं? के से सूचित करते हैं। तो हमने दोनों डेफिनेशन इस वक्त डिस्कस कर लिया है कि आपकी आपेक्षिक वैद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, परावैद्युतांक किसे कहते हैं। आपको बहुत ठीक से याद रखने की आवश्यकता है। एफ बटा एफ एम को के कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम जरा इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात का चर्चा होना बहुत ही आवश्यक है। फर्स्ट, अभी देख रहे हैं आप के बराबर एफ बाई एफ एम है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? एफ एम बराबर एफ बाई के। शानदार रिजल्ट है। शानदार रिजल्ट क्या कहता है ये रिजल्ट? कि अगर आपने किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखा है किसी दूरी पर और वहां पे उनके बीच एफ बल काम कर रहा था, तो जब उन्हीं आवेशों को उतने ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में रखेंगे तब जो बल काम करेगा वो एफ बाई के करेगा, मतलब के गुना बल का मान घट जाएगा। अब जिस माध्यम में ले जाएंगे हर माध्यम का के दिया हुआ है। जैसे हवा से पानी में ले गए तो पानी का होता है 80 या 81, 80 ही मान के चलिए, तो F बटा 80 यानी 80 गुना बल का मान घट गया, 81 गुना बल का मान घट जाएगा। तो अगर आपने एक किसी जगह पर बल का मान निकाल लिया, जैसे निर्वात अपने बल का मान निकाल लिया और उस पूरे सिस्टम को किसी अन्य माध्यम में रख दे, तो फिर दोबारा उस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है। बस उस बल को जिस माध्यम में ले गए हैं उस माध्यम के आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भाग दे दीजिए, परावैद्युतांक से भाग दे दीजिए, आपको डायरेक्टली उस मीडियम का फोर्स निकल जाएगा। किसी मीडियम में लगने वाला बल F बटा के बराबर होता है। F निर्वात में लगने वाला बल और के उस माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। शानदार रिजल्ट है फ्रेंड्स, इस रिजल्ट को आप जरूर याद रखिएगा, जरूर से जरूर याद रखिएगा। एक पॉइंट की बात हो गई, अब थोड़ा सा और कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस की बात करेंगे और तब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पॉइंट नंबर 2,
के बराबर एफ बटा एफ नॉट। एफ का मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एफ एम का मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन किसी माध्यम में मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फ्रेंड्स ये लिखना हम आपको सिखला चुके हैं, अब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये ऊपर वाला फोर्स ये है हवा में 1/4 एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नीचे वाला फोर्स किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में जाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बन जाता है। 1/4 पाई Q नॉट आर स्क्वायर सब कैंसिल, Q1 Q2 सब कैंसिल। तो के बराबर ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अभी अभी किसी पॉइंट में आप पढ़े हैं के बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, किसी माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं आप, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। अतः ये बात साबित हुआ कि के बराबर क्या है, एप्सिलॉन आर है। मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर रिलेटिव परमिटिविटी। तो फ्रेंड्स हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले या रिलेटिव परमिटिविटी बोले, न्यूमेरिकली दोनों एक ही है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है। किसी माध्यम में वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को हम रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी डेफिनेशन निर्वात में लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन यह दोनों न्यूमेरिकली मैथमेटिकली एक ही है, के बराबर एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर रिलेटिव परमिटिविटी। तो फ्रेंड्स हम के का इकाई बीमा कुछ वैल्यूज बता दिए हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट की चर्चा कर लिए हैं, परमिटिविटी वैद्युतशीलता किसे कहते हैं ये बात कर लिए हैं। तो कल और आज लगा करके कूलम्ब्स लॉ, स्केलर फॉर्म और परमिटिविटी की पूरी बात एकदम डिटेल से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, ठीक से सुनिए, समझिए, और हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स लेके आते हैं और इस थ्योरी को एक बार और न्यूमेरिकल्स के माध्यम से रिवाइज करते हैं, फिर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।